काम करता गॉल ब्लैडर पे, ठीक है। ब्लैडर पे, यूरिनरी सिस्टम पे, फीमेल पे ब्रेस्ट पे, लीवर पे, स्प्लीन पे, पैंक्रियास, जो ग्लैंड सेक्रेशन कर रहे हैं उनके ऊपर काम करता है। बाइल, लीवर बाइल के साथ और 200 लीवर के टोटल सेक्रेशंस कितने होंगे? सेक्रेशन बा 12 सर, 12 सर, लीवर से सेक्रेशन लीवर से कितना होते? अभी तक उसका सही रिसर्च नहीं हुआ। अब तक जो रिसर्च हुआ 272 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स लीवर सेक्रेट, ठीक है। उससे भी ज्यादा है लेकिन कंफर्म इतने करें, ठीक है। S3 स्किन से हटके टिश्यू, एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो बोल रहे हैं आप, बंस पे काम करता है। स्किन के अंदर कौन से ग्लैंड्स रहते हैं? कौन से सिस्टम से रिलेटेड है? लिम्फेटिक सिस्टम के ग्लैंड्स भी S3 स्किन के ऊपर काम करता है, ठीक है। S5 लीवर, लीवर के साथ साथ किडनीज के नहीं, नाइट्रोजन मेटेरियल्स को यूरिक एसिड करता, यूरिक एसिड यूरिक करता, लेकिन ये S ग्रुप की चीफ रेमेडी है। हमने आप लोगों को दिखाया था A2 S5 C5 L1 BG, अगर दिए तो ये एंटीबायोटिक है, पूरा पेन किलर है, टिश्यू पूरे मसल्स सेल्स ग्लैंड्स ये पूरा रिलैक्स होते हैं। पेन मैनेजमेंट के से बहुत अच्छी दवा है, ठीक है। अब S6 नहीं बढ़ाया तो कम से कम अंदाजा करके यूरिन किडनी S6 किडनी लिख लो, S6 को तो किडनी लिख लो। किडनी के ऊपर जो पीनियल ग्लैंड्स है, पीनियल ग्लैंड्स के ऊपर किडनी के फंक्शन पे एड्रिनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। S6 चीफ किडनी पे काम करता है, ये तो लिख लिया आपको। S10 लिखो GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। S10 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन, आउटर लेयर ऑफ एनी ऑर्गन, आउटर लेयर ऑफ एनी ऑर्गन, आउटर लेयर ऑफ एनी ऑर्गन, एनी ऑर्गन जो हर ऑर्गन को बाइंड करके रखता है, स्मूथ सॉफ्ट टिश्यू का लेयर रहता है उसमें भी काम, ठीक है। S11 आइस S11 एंजाइम्स, एंजाइम्स सेक्रेशन ऑफ लीवर, enzymes secretion of liver, change of weather, change of food, change of water, vomiting sensation, change of food, change of water, vomiting sensation, देखिए S12 आइस, S12 आइस भी सेक्रेट करते हैं ना? यस सर, ये टाइप की ग्लैंड है, ठीक है। S12 चीफ रेमेडी फॉर आइस। सर फिर स्लैश भी है ना इसमें? स्लैश सेट्रोपोलोसॉल का एक रेमेडी है जो लैक्सेटिव है, लैक्सेटिव जो मोशन बढ़ाने या यूरिन आउटपुट बढ़ाने हैं, लेकिन वो रेमेडी अब तक किसी भी इंडिया में ऐसी नहीं बनाया कोई जो फास्ट काम करे। वो रेमेडी ऐसी बोलते मगर उतनी इफेक्टिव नहीं है। मायने रखता है इसके अंदर। ये ग्रुप की स्टडी टोटल पूरी किस पे आ रही? टोटल ग्लैंड्स पे आ रहा, लिम्फेटिक सिस्टम पे आ रही,
स्किन सिस्टम पे आ रही, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ रही, यूरिनरी ट्रैक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ रही, इंडोक्राइन। और मेन ऑर्गन्स पे आ रहा है एस ग्रुप, जिसमें तमाम चीज़ों पे काम कर रहा, उनके मेटाबॉलिक फंक्शन के ऊपर। मेटाबॉलिक फंक्शन, अब जितने चीज़ें हैं, जितने ग्लैंड, जैसा एसिक्स है रेमेडी, एक्सिस किडनी के ऊपर ले ले, एसिक्स किडनी पे ले ले आप, सपोज एसिक्स को तो किडनी ध्यान में आ रहा है, ये एस ग्रुप किडनी के फंक्शन पे काम कर रहा है, ठीक है। किडनी का सेलुलर स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसके ऊपर ये काम नहीं करता, उसके ऊपर ये रेमेडी काम करता है। स्ट्रक्चर पे सर। किडनी स्ट्रक्चर पे काम करता है। तो सी ग्रुप जितना भी टोटल ग्रुप के रेमेडीज है वो स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, ध्यान में रखो। एस ग्रुप सेक्रीशन, फंक्शन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोडक्शन पे काम करता है, और सी ग्रुप वो चीज़ों के स्ट्रक्चर पे काम करता यूरिनरी सिस्टम पे भी करता हूँ सर। है। जरूरी है ना, किडनी से रिलेटेड है ना। जी सर। किडनी का फंक्शन अप एंड डाउन हुआ तो एस देना है फंक्शन। किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया स्ट्रक्चर में, सी ग्रुप चूज करता है। कॉम्बिनेशन ऐसा करते हैं रेमेडी का, ये दो ग्रुप ही इंपॉर्टेंट है, एस ग्रुप सी ग्रुप। उसके बाद में दूसरे तो रेमेडी जैसे और बहुत कम कम एक एक दो सपोर्टिंग है, एक पी ग्रुप को छोड़ के द एंटायर पी ग्रुप वर्क्स ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तो लिखाया था, मैं याद नहीं है, पेट्रोल नहीं लिखाया लिखा है सर। कहाँ है बताओ? लास्ट क्लास में नहीं लिखा था। लंग्स लंग्स के ऊपर के लिखा थे सर। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर के लिखा थे सर। पेट्रोल है। इसका मतलब आप लोग ज़्यादा भी दिलचस्पी नहीं दे रहे, आप लोगों की प्रैक्टिस पे इफेक्ट होता है। जब प्रैक्टिस करे होगा दिमाग में कोई रिपोर्ट आ गई तो कंफ्यूज हो गए। अच्छा, पी ग्रुप खाली रेस्पिरेटरी बोल के लिखा है, जी सर। उतना ही लिखा है, Yes, हाँ हाँ सर। एस ग्रुप ग्लैंड्स, सी ग्रुप पर्टिकुलर सिस्टम्स पे लिखा है, हाँ सिस्टम पे लिखाया था। अच्छा, ये ए ग्रुप पी ग्रुप अभी नहीं हुआ ना, अभी तो एस से स्टार्ट करें, ठीक है। चलो ये तो हो गया, एस ग्रुप हो गया। अब इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को, जो भी ऑर्गन है उसका फंक्शन, जो सेक्रीशन हो रहा, एंजाइम्स या हार्मोन्स या स्वेटिंग, जो भी टाइप का सेक्रीशन, या इंसुलिन है या बाइल है, जो भी सेक्रीशन है, या यूरिन है, सेक्रीशंस के ऊपर जो उनका प्रोडक्शन है, जो वर्क हो रहा है उसके ऊपर ये काम कर रहा है। आप ले लीजिए सी ग्रुप ले लीजिए, कैंसर ऑल्सो ग्रुप बोल के लिखो, उसके बाद में नीचे लिखो C1। C1 का डेफिनेशन, C1 थोड़ा सा ब्रीफ लिखो, द एंटायर कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लैंड्स, द एंटायर कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लैंड्स, general remedy of the cellular tissues लिखिए, tissues of an extremely vast effect, VAST, which influences decomposition, the wrong composition of tissue cells,
ठीक है, एक C1 का एनवायरनमेंट सेलुलर ग्रुप सेलुलर स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सी ग्रुप के अंदर एक मेन चीज कॉमन है, रिकॉम्पोजिशन डीकॉम्पोजिशन। रिकॉम्पोजिशन का मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ सेल्स और अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, उसको रिकॉम्पोजिशन बोलेंगे। कंपोजिशन ऑफ सेल्स, रिकॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स, उसको इलेक्ट्रोनोपैथी रेमेडी से आप डीकॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स को उसको रिड्यूस कर देते। तो इलेक्ट्रोनोपैथी की जो सर्जरी होती है, सर्जरी विदाउट ब्लेड और सर्जरी विदाउट नाइफ, एक टाइप की सर्जरी चाहिए जी सर। हाँ, सर्जरी विदाउट ब्लेड और नाइफ। इस बात सर्टिफिकेट्स पे जो है BEMS का फुल फॉर्म लास्ट का एस को सर्जरी बोल के बताते हैं, वो लोग साइंस बोल के बताते हैं। तो विदाउट ब्लेड और विदाउट नाइफ सर्जरी, डीकंपोजिशन, सेल्स को वापस अपने ओरिजिनल प्लेस पे ला देना, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है। ये सेलुलर स्ट्रक्चर का मेन कॉन्सेप्ट ये है। अब कौन से प्रोसेस पे काम करते हैं, ये C1 बेसिक कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो गया या टिश्यूज ब्रेक हो गए, कुछ भी हो गए, C1 काम करता है। C1 कोई भी बेसिक ट्रीटमेंट के अंदर C1 ग्रुप या इवन कैंसर से लेके आप किसी को भी दे सकते, जो कंपोजिशन उसका डिस्टर्ब होके मेटाबॉलिज्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी और जो सेंसरी नर्वस सिस्टम से जो कमांड जाता है, कमांड को नहीं सुन के सेल्स एक्स्ट्रा ग्रोथ दे लेते, एक्स्ट्रा एनर्जी लेते। दैट इज कॉल्ड ट्यूमर, दैट इज कॉल्ड अल्सर, दैट इज कॉल्ड कैंसर, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो द डीकंपोजिशन सर वो क्रॉनिक होना जरूरी है ना, लेकिन कोई भी आप जैसा एक सर्कुलेशन होगा 6 घंटे का, एक ब्लड सर्कुलेशन होगा 6 घंटे का, 24 घंटे में 4 सर्कुलेशन होगा। तो आपके 5000 सर्कुलेशन से एक 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर बना, तो आपको 5000 सर्कुलेशन से उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, अब वो क्रॉनिक हो या कुछ जो भी हो। इलेक्ट्रोहोमोपैथी पे क्रॉनिक नाम की कोई चीज नहीं है, डिजीज रीजेनरेशन और डीजेनरेशन, ठीक है। जो चीज फास्ट ग्रोथ होती है वो चीज फास्ट वापस भी हो सकती है। अब जो चीज डिस्टर्ब हो गई, उससे अगर कोई अच्छे डॉक्टर अपनी पहचान से उसके डाइट को कंट्रोल करे, जो डाइट की तरफ से ये चीज़ें बढ़ गए, वो डाइट को छोड़ा के दूसरा डाइट दिए, तो फिर रेड्यूस होना, रैपिडली रेड्यूस होना स्टार्ट हो, ठीक है। अब C1 कोई भी ऑर्गन पे काम करता है, यूरिनरी सिस्टम से लेके पिंपल से लेके एक्ने से लेके ट्यूमर से लेके किसी पे भी C1 आप दे सकते हैं। जनरल रेमेडी है, स्टार्टिंग बेसिक रेमेडी है C1, ठीक है। अब C2 लिखो, जैसा S1 जैसा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ऑल बॉडी बोले, C1 सेल के ऊपर कोई काम करे, सेल को प्रमोट करता, सेल के अंदर के न्यूक्लियस को रिपेयर करता, सेल के अंदर के क्रोमोसोम को पूरे क्या बोलते हैं उसको सेलुलाइट्स को पूरा इन्हें मैनेज करता C1, जी सर। ठीक है। स्ट्रक्चर C2 का लिखिए, ब्लैडर, सिस्टिक कैथरा, CYSTIC, सिस्टिक कैथरा, CATRRAH, वो कैथरा के अलग है। ये कैथरा बोले तो एक गोश्त कभी देखे होंगे ना, एक बारीक सी झिल्ली, एक पन्नी के टाइप की रहती है, वो रहती जो आउटर में हमें तो कवर करके रहती है, मसल बाहर नहीं आना, और वो चिकट रहती है। आइज में भी है, ब्रेन में हर जगह है, लंग्स में है, हर ऑर्गन का कवर है वो, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन्स एंड mucous membrane of the intestine and all of the intestines and of the hypodermic tissues, hemorrhoids, HEMORRHOIDS, hemorrhoids,
jelly-like gelatinous segments, jelly-like jelly, J-E-L-L-Y jelly. मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना, जो चिकना चिकना रहता है, जेली के टाइप में रहता हो, जी सर। थोड़ा थोड़ा येलोइश कलर रहता है, तो वाइट कलर रहता है, पकड़े तो लंबा आता है, फिर छोड़ तो जाके वहीं चिपक जाता है, वो उसके ऊपर काम करता है, स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। जेली लाइक gelatinous segments in the tissue and joints, liver, gallbladder and tissue, liver, gallbladder and kidneys. Liver, gallbladder and kidney. किडनी पे भी और तरह के हाँ सर। पता नहीं सर जेली लाइक सेगमेंट। अभी जो भी बोलो अपनी अपनी जबान में समझ में आ गया तो बस ठीक है। किचन में याद आ रहा क्या? S2 किस पे काम करता? थायराइड। और आप इस पे भी दे रहे, यूरिनरी सिस्टम पे दे रहे, किस पे भी दे रहे। S2 रेमेडी कभी भी फंक्शन सही करने की है तो पहले देना बिफोर, और S2 जहाँ दे रहे हैं C2 आफ्टर फूड देना, उसके साथ जो भी रेमेडी लगे, ये तरीका है सही रिजल्ट देने। इसको बिफोर पूरा S ग्रुप बिफोर फूड देना, कभी एस ग्रुप मेटाबॉलिज्म ठीक करना, उसका स्ट्रक्चर खाना खाए बाद में ठीक करना, खाना खाने के बाद सी ग्रुप C2 है या C1 है या C5 है या C4 है या C3 है, C6 है, C10 है, C13 है या C17 है, जो भी है आफ्टर फूड देना C ग्रुप। रिजल्ट अच्छा आता है वो इसलिए कि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक करने के बाद में जो आप खाना खाएंगे वो खाने को सही डाइजेस्ट करके वो खाने में से सेलुलर स्ट्रक्चर को रिपेयर करने की, लीवर वो टाइप का जो है ब्लड सक करके बनाए थे सेलुलर स्ट्रक्चर रिपेयर। ये जो एस ग्रुप है ना, ये पूरा डिस्चार्जिंग है पूरा है। जी सर। सी ग्रुप रिपेयर ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर है, एस ग्रुप जो भी है एंजाइम्स है, यूरिन है, स्वेटिंग है, डिस्चार्ज कर देता है। पहले पूरा पॉल्यूशन निकालता, डिटॉक्सिफिकेशन भी पॉल्यूशन निकालने के काम है। जी सर। तो पहले पॉल्यूशन निकालना, बाद में खाए सो खाने को हेल्थी ब्लड में सी ग्रुप करता होगा स्ट्रक्चर के आया सामने। देन अगेन C3 किस पे काम करेगा? स्किन। हाँ कौन बोले? स्किन। सही बोले, अंदाजा क्यों बोले? हाँ बोले जहाँ S3 ले रहे वहाँ C3 ले, ठीक है। C3 remedy for skin and intestines, skin and intestines, glands and cellular, glands and cellular, गोइट्रे, कॉमा टिश्यूज। क्या सर? गोइट्रे ये जो मम्स पड़ जाता है, GOITRE, गोइटर, गोइट्रे, गोइट्रे, कॉमा टिश्यूज, बर्न्स एंड स्क्रैच, बर्न्स स्किन पे बर्न्स होते हैं ना, इसके ऊपर भी C3 दे सकते हैं, बर्न्स एंड स्क्रैच, SCALES। Simple and true length, simple and true length, simple and true length, TRULENT, true length, comma, इसके बाद में chilblains, 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 chronicle intestinal, chronicle intestinal catheter, अब C3 बोले तो स्किन,
ठीक है, S3 बोल दो कि स्किन है। C3 स्किन के ऊपर कौन से ग्लैंड से स्वेटिंग निकाल रहा है, स्किन का कौन सा स्ट्रक्चर डिपेंड हो रहा है, और स्किन के अंदर अगर जब भी स्किन की रेमेडी दे रहे साथ में सेंसरी नर्वस सिस्टम की रेमेडी उसमें ऐड करना जरूरी है, क्योंकि सेंसरी नर्वस सिस्टम सेंस स्किन में होता दूसरे ऑर्गन्स में नहीं रहता। तो ये हिकमत से जो है कभी भी स्किन का ट्रीटमेंट कभी भी करें। C3 चीफ रेमेडी है, S3 चीफ रेमेडी है, L1 भी चीफ रेमेडी है स्किन के ट्रीटमेंट में, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। आप एक डिजीज को पर्टिकुलर एक पॉइंट को ठीक नहीं करें, कंप्लीट सिस्टम को ठीक करें। कंप्लीट सिस्टम ठीक हुआ तो डिजीज अपने आप बाहर हो जाएगा। आ रहा सर? जी जी। अच्छा, ये इंटेस्टाइन पे क्यों काम कर रहे हैं? इंटेस्टाइन पे तो दूसरी रेमेडी है, लेकिन ये क्यों काम कर रही है? म्यूकस मेम्ब्रेन पे तो काम करी, म्यूकस मेम्ब्रेन पे सबसे अच्छा काम करने वाली रेमेडी होती है एस्टाइटिस। लेकिन गैस्ट्राइटिस जिसको भी होते हैं, गैसेस जहाँ भी होते हैं, इंटेस्टाइन में रप्चर होता, रप्चर होने से नाइट्रोजन निकलता, नाइट्रोजन निकल के वो गैस की शक्ल लेते, रप्चर ऑफ सेल्स, नाइट्रोजन पैदा होता, नाइट्रोजनियस वेस्ट गैस। पढ़े थे आप? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? बोलो। नोट्स में है। नोट्स में है। 12 सिस्टम में नाइट्रोजनियस गैस वेस्ट कितने हैं देखो? 12 सिस्टम, 12 सिस्टम के हैं देखो। यूरिनरी सिस्टम में है get of nitrogenous waste of the blood. Seventh. Regulate the electrolyte, fluids and pH. नाइट्रोजनियस वेस्ट किसमें लिखे हुआ है? यूरिनरी सिस्टम पे यूरिनरी सिस्टम में है। यूरिनरी सिस्टम भी एक्सक्रीट कर रहा, स्किन भी एक्सक्रीट कर रही है। ये ऑर्गन है जो एक्सक्रीट कर रहा और इंटेक भी ले रहा है, फोटोसिंथेसिस, हीट और सनलाइट भी ले रहा है, लेकिन एक्सक्रीट कर रहा। तो यूरिनरी सिस्टम एक ही सिस्टम नहीं है जो बॉडी से पोल्यूशन एक्सक्रीट कर रहा है। स्किन भी एक सिस्टम है और सबसे बड़ा सिस्टम है जो ज़्यादा एक्सक्रीट करता है यूरिन से भी ज़्यादा। ठीक है, तो S3 के अंदर ये चीज़ ध्यान में रखना। ये जब ट्रीटमेंट करते हैं ना, S3 C3 जब भी देते एक्सक्रीशन को गौर में रख के देते, क्योंकि पोस्ट जो बन रहे हैं स्किन के, तो S3 और C3 रेमेडी से पोस्ट होते, साथ में L1 देना। और उसके बाद में अगर कोई इन्फेक्शन है या फंगल है, बैक्टीरियल है, कुछ भी है, तो उसकी रेमेडी छोड़ना, बिफोर एंड आफ्टर करके देना। S के साथ अलग रेमेडी, C के साथ अलग रेमेडी। ठीक है, C3 आया इतना समझ में? जी सर। C4 बोलते बोन बोन से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ आए C4 रेमेडी से, और क्या क्या चीज़ रिपेयर हो सकती है बॉडी के अंदर? जॉइंट्स पेन हाँ, हेड्स, नेल्स, टीथ, कैल्शियम का स्ट्रक्चर, ये C4 इसी की रेमेडी है। इसका S ग्रुप में कोई रेमेडी नहीं है, विश्वास से नहीं है। टोटल सॉलिड मटेरियल, इसमें ग्लैंड्स नहीं रहते, नेल्स में ग्लैंड्स नहीं रहते, टीथ में ग्लैंड्स नहीं रहते, स्केलेटन सिस्टम में ग्लैंड्स नहीं रहते। तो स्पेशल एक ही रेमेडी है बोन्स के लिए और हेयर्स के वास्ते भी, क्योंकि ये रेमेडी 3 चीज़ों के ऊपर काम करती है: आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड। आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड। नेल्स का प्रॉब्लम है C4, हेयर्स का प्रॉब्लम है C4, बोन्स का प्रॉब्लम है C4, टीथ का प्रॉब्लम है C4। इसके साथ डिटॉक्सिफिकेशन कुछ भी देने का दे सकते हो। एक रेमेडी दे रहे हैं आप, अच्छा। वर्क क्या हो रहा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसकी एक रेमेडी जुड़ा, जी सर। म्यूकस मेम्ब्रेन का प्रॉब्लम हो रहा तो उसकी एक रेमेडी जुड़ा। जहाँ पर जो चीज़ का रिक्वायरमेंट है, वो अभी तो हम ग्रुप के डिविजन्स पढ़ रहे हैं, पूरे ग्रुप्स खत्म हो जाने के बाद में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज कैसा होता है देखते हैं। जब इसको कितनी नॉलेज है, अपने अपने डिजीज लिख के उस पर कौन सी रेमेडी लिख के लाते हैं, समझाया आपने, जब पूछे तो जब मालूम होता। ठीक है, चलिए C4 का लिख लो थोड़ा टेबल। बोन टिश्यू जॉइंट्स लिख लो C4 का। बोन टिश्यूज, कॉमा, जॉइंट्स, कॉमा, रिकेट्स
RICKETS rickets, comma injuries of bones, rotting sediments, rotting sediments लिखिए डॉटिंग नहीं लिखिए Injuries of bones. इंजरी अपॉन injuries of bones, rotting sediments, Gouting. GOUTING, gouting. ये आर्थराइटिस के वास्ते या र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है या गाउट है, जिसको हम गठिया बोलते हैं। और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बोन्स का घसे जाना और पाउडर बनता है, उससे यूरिक एसिड बनती है। यूरिक एसिड के वास्ते जॉइंट में जॉइंट पेन्स, जॉइंट के ऊपर जो मसल्स रहते हैं, जो बोन्स को पकड़े हुए रहते हैं, उस पर भी काम करता है। और वो मसल्स नहीं रहते, वो नहीं, वो एक अलग टाइप, उसको मसल्स भी नहीं बोल सकते, बोन भी नहीं बोल सकते। लिगमेंट है, तुरुम की हड्डी बोलते हैं ना मसल्स रहते ना, वो बोन्स रहते, चापने वाली हड्डी। हाँ, वो रहता है, परत रहती है उसकी पतली, और वो लिक्विड में डूबी हुई रहती, वो घसे जाती। वो घसे गई तो दो बोन्स टच हुए तो बहुत चलने नहीं आता, प्रॉब्लम होता। एक एज के बाद कार्टिलेज वालों को कार्टिलेज कार्टिलेज की डिस्ट्रॉय हो जाना। वो कार्टिलेज जब डिस्ट्रॉय हो जाता तो वो ड्राई होकर पाउडर हो जाता, उसके अंदर का लिगमेंट के अंदर का जो लिक्विड रहता वो ड्राई हो जाता, वो पाउडर बनता, वो पाउडर प्रेस करने लगता हूँ नेक के ऊपर एक जॉइंट डाल, वो पेन आता, स्वेलिंग होती, एडिमा होता। सर बाद लोगों के पास में आवाज़ आती, सर जॉइंट्स में से आवाज़ आती टट टट टट। तो लिगमेंट के अंदर का जो लवा है वो चले जाता। वो कोई भी हाथ ऐसे से हो सकता है, या हाथ उतर गया या पैर एकदम झटका खा गया, तो वो एक जेली टाइप का सब्सटेंस रहता, बाहर हट जाता है या कोने में हो जाता है। अक्सर बाल लोगों को घुटने में सॉफ्ट टिश्यू मसल लाइट दबाए तो दबता है, सर मोटा हो जाता है, वही रहता है। जो जवाब जो रहता है अंदर का प्लाज्मा जो रहता है, वो घटों के एक तरफ जमा हो जाता है। एक ऐसे बात में नहीं joints and muscles, joints and muscles, breaking and muscles के बाद में कॉमा डालो, breaking and उसके बाद में breaking and splintering, SPLINTERING, splintering of nails, comma, fall and loss of hairs, fall and loss of hairs, teeth and their insufficient growth, teeth and their insufficient growth, insufficient growth, caries in teeth, caries, CARIES, दांतों पे अक्सर बाल लोगों को लकीर आ जाते, लाइन्स आ जाते, उसके लिए इन teeth, और स्प्लिंटरिंग ऑफ नेल्स बोले तो नाखूनों पे अजीब किस्म के धब्बे आते या नेल झड़ने लगते, टूटने लगते, या उसके ऊपर कलरिंग सेगमेंट पिगमेंटेशन चेंज होते रहता। ये लास्ट में पढ़ा हूँ मैं, लेंस के ऊपर एक चैप्टर है। सर कैल्शियम बढ़ने के लिए भी दे सकते हैं फिर इसको? कैल्शियम बढ़ने के लिए देना पड़ता, C4 दे सकते हैं जी सर, लेकिन ओनली C4 कैल्शियम ही है। अच्छा ओनली C4 इस कैल्शियम, हाँ उसको इंक्रीज कैसा करेंगे? इंक्रीज कैसा करेंगे तुम? रेड इलेक्ट्रिसिटी देना। अच्छा कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी देना, कैल्शियम में इन्फेक्शन है तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी देते। जी हड्डियों के पास या टखनों के पास कैल्शियम की ग्रोथ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ हो रही तो C4 G देते, यानी तो C4 Y ही देते। सर मालूम कैसा होना कि इन्फेक्शन हो गया बल्कि कैल्शियम? मालूम होता सिम्टम्स?
बहुत सारे सिम्टम्स हैं। मतलब सर नेल्स का बोल रहे हैं या बोन्स का बोल रहे हैं या किसका बोल रहे हैं? कैल्शियम जैसा इन्फेक्शन हो गया बोल के आया सर। कैल्शियम ये 3-4 जगह पे है, या बोन्स में या नेल्स में या टीथ में। अच्छा आप ये बोलो क्या समझा? कैल्शियम खत्म होगा तो रिपोर्ट आ जाए, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में आ जाता है कैल्शियम मिलता है तो हाँ सर होता आप है। उसको कैल्शियम दे सकते हो। और कैल्शियम C4 रेमेडी जब भी दे रहे हो उसको दूध के साथ, दूध के अंदर मिला के पिए तो और जल्दी फायदा है। ड्रॉप समाज दूध के साथ ले सकते हो। दूध नहीं बोला, दूध के साथ दे सकते हो। दूध ये इलेक्ट्रोपोटिक मेडिसिन आप दूध के साथ, जूस के साथ, पानी के साथ, चाय में दूध सुविधा है। दूध बढ़िया लगा बाद में देखेंगे भाई फूटने का। उसके बाद में जो है इन्फ्लेमेशन इन कैथरा, इन्फ्लेमेशन इन कैथरा नहीं लिखे कैरीज इन तक लिखे आप लोग। इसके हाँ बाद इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन इन कैथरा। क्या था थोड़ा इसके ऊपर अगर कोई डाउट है C4 पे, कैल्शियम पे या फॉलिक एसिड पे या आयरन पे तो आप लोगों को डाउट है तो पूछो, मैं समझाता हूँ। इवन एक प्रेग्नेंट वुमन को भी दे सकते हैं C4। अगर बीपी नहीं है तो आर ही देना। यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड कहाँ पर है? बोन्स के जॉइंट्स में आती है यूरिक एसिड। उसके सिम्टम्स क्या है? जॉइंट पेन हो, ठीक है। अब यूरिक एसिड को निकालना है तो A2 ऐसा लिखे तो समझ में नहीं आता। मैं अंदर आ रहा हूँ पूरा एक के बाद A2C4G देना। आपका यूरिक एसिड बाहर होती है और साथ में जो भी पेशेंट को यूरिक एसिड है सुबह में नाश्ते में थोड़ी थोड़ी मूली खिलाना। मूली खिलाते यूरिक एसिड बाहर होती है। ये तो रेमेडी हो गई यूरिक एसिड। अब बाहर कैसा निकालेंगे आप लोग इसको? S6C6C17 किडनी पे बूस्ट करना, किडनी को वर्क लेना किडनी से। S6C6C17 C17 रेमेडी जो है अंडरस्टैंड डायोरिक है। दिखाया था मैं वो नहीं। C17 डायोरिक है। किसी को यूरिन रिटेंशन हो रहा है या किडनी डायलिसिस पेशेंट को यूरिन नहीं आ रहा या बॉडी में स्वेलिंग हो गई तो C17 रेमेडी में बहुत अच्छा काम है। स्वेलिंग निकाल के पेट की यूरिन बाहर, यूरिन का सेक्रेशन बढ़ा के निकाल। सर लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कब लग रही सर? तो कम होता बीपी। सर इलेक्ट्रिसिटी कब लग रही सर? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है इसमें अभी भी। नहीं सर अभी आप बोले ना सर जी लगाना। अगर अब हो सकता है उनके घर में किसी को देना चाह रहे हैं, अच्छा दिखा देने में क्या है। जी A2C4G एक रेमेडी हो गई। फिर उसके बाद और एक रेमेडी देना A2/S/L1 BEG मिला के देना। ये पेन्स कम कर देती है। फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद से S6C6C17 दे दिए तो यूरिक एसिड आपकी बाहर हो गई। C6C17 किडनी का फंक्शन, किडनी का स्ट्रक्चर और यूरिन आउटपुट का बढ़ाता है। आप क्या पूछ रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी सर जैसा कि आप बोल रहे हैं BE और GE का तो सर वो कब लग रही सर? वो तो वो मालूम होना सर। सर फार्मूले के साथ बोल दे रहे ना सर। सी ग्रुप में आया अभी 2 मिनट। जी सर। लाइट जब फ्यूज ऑफ अच्छा एजेड लोगों को होता मैं बैठने में सर उस पे ये मैं लिखा नहीं C4G कोई भी हेयर नेल टीथ बोन के ऊपर A2C4G बेस्ट रेमेडी। आप किसी को आत्मा के देते हो 10-10 खाते 30 ml के ड्रॉपर में डाल के डिस्टिल वाटर डाल के आप उनको 10-10 बूंद पीने के लिए दो। आप देखो कि नेल्स का कलर चेंज हो 1 महीने में चेंज होगा। अभी दिखाया ना आपने स्प्लिंटरिंग ऑफ नेल्स दिखाया ना अभी आप। नेल्स का टूट जाना, नेल्स के अंदर लाइंस आ जाना। लेकिन एक बात है, नेल्स के ऊपर लाइंस आए तो रिपेयर तो हो जाते, लेकिन नेल्स के ऊपर लाइंस आ रही है, क्रैक हो रहा तो उसके सिम्टम बॉडी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही, वो इंडिकेशन है, वो भी समझना। सेलुलर स्ट्रक्चर डिसऑर्डर होने से भी प्रॉब्लम, कुछ भी लीवर का फंक्शन भी खराब होगा तो आपके नेल्स के ऊपर ये चीज़ें आ जाती हैं। किडनी डैमेज हो गई भी तो नेल्स पे ये एक डायग्नोस है, ये तरीके का। नेल्स के ऊपर आप छोटे छोटे वाइट डॉट्स आते हैं, वहाँ पे जो है न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, ब्लड के अंदर ब्लड सही हेल्थी ब्लड नहीं बन रहा,
इसके इंडिकेशन भी रहते हैं, ये तो क्योर कर देते हैं आप A to C को नॉर्मल भी कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है ना। बिल्कुल lack of calcium। पूरा लेके चलना पड़ेगा। तो डिजीज जो है पहले डिजीज को डायग्नोस कर लो आप। नेल्स के अच्छा किसी को स्किन कैंसर भी होने वाला है या हो रहा उनको पता नहीं है, इसके सिम्टम नेल्स पे देख के पता सकते हो, वो एक डायग्नोस का तरीका है नेल्स का। मैं एक बार कभी नेल्स के डायग्नोस का पूरा चार्ट है भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, आप लोग स्टडी कर लो कौन सी बीमारी के कैसे सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, ये आईलिड्स के ऊपर जो चेक कर रहे हैं अभी जो बता रहे हैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी का जो है एडोलॉजी का इरिडियोलॉजी आइस से हाँ, वो इलेक्ट्रोहोमोपैथी का नहीं है। इरिडियोलॉजी खुद अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो 50 साल पहले रिकॉग्नाइज होके अमेरिका में डॉक्टर अजीत सिंह अपनी दुकान चलाने के वास्ते काम कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी का बैकग्राउंड अगर इरिडियोलॉजी रहा तो फिर उनका अपना सब्जेक्ट है, तुम पैसा ले सकते हो, उनका अपना पेटेंट है। डॉक्टर मैटी मॉडर्न मेडिकल साइंसेस में मैं क्या बोल रहा हूँ, अब नहीं मालूमात है तो बिलीव कर लो जिसको करना है। अब जो है इलेक्ट्रोहोमोपैथी में और एक चीज़ और एक नई रिसर्च घुसा रही 5 एलिमेंट्स बोल के, वो एक अलग स्टडी है, इलेक्ट्रोहोमोपैथी की स्टडी नहीं है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की स्टडी तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ नील है, आप उस पर ध्यान दिए तो 100 बीमारियां वहाँ से मिल जाती है आपको। फिर आइरिस डायग्नोस करने की क्या जरूरत है, नेल्स डायग्नोस करने की क्या जरूरत वो मालूम तो हो रहा होगा ना। है। नहीं देखो, सुनो मेरी बात सुनो। वो बहुत बड़ा डॉक्टर अजीत सिंह को हैदराबाद में पहली बार बुला के इलेक्ट्रोहोमोपैथी सब्जेक्ट के ऊपर बात करो बोले तो जब मेरे को भी नहीं मालूम था, उन्होंने क्या करे चाइना से रेडियोलॉजी के मशीन्स की डीलिंग कर लेके आ गए थे। उसमें ये इंसर्ट करके जो भी इलेक्ट्रोहोमोपैथी प्रैक्टिशनर है रेडियोलॉजी की एक मशीन आ रही 60,000 रुपये में, आँख की फोटो लेके डालो उन्हें डायग्नोस करके बोला, वो अपने मशीना बेच दिया। बाद में कोर्ट में केस पड़ गया, अभी नहीं होता तुम गलत करें इलेक्ट्रोहोमोपैथी से इसको कोई रिलेशन नहीं, उन्होंने स्टॉप कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोहोमोपैथी पढ़ रही वो इसमें थरो हो जाओ, ये दूसरे कॉन्सेप्ट को लाके मिला रहे हैं तो फिर फायदा हो रहा। पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए डायग्नोस के लिए वो अलग चीज है, लेकिन इसका सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, चलो C5 की फिर इसका डायग्नोसिस क्या है सर इलेक्ट्रोहोमोपैथी का? इलेक्ट्रोहोमोपैथी का डायग्नोस नहीं है, इस बात से अब तक रिकॉग्नाइज नहीं है। सीधा सीधा जवाब। कुछ सीधे सीधे बातें हैं, बात चाहिए। डॉक्टर C.C. मैडी के असिस्टेंट थे डॉक्टर हिनमैन, जो होम्योपैथी के आज बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं। C.C. मैडी के स्टूडेंट थे। C.C. मैडी के कासिल में 10 साल काम करे थे। उसके बाद में जब जर्मन ग्रुप इटाली पे कब्जा करते तो C.C. मैडी के थीसिस लेके जाके उन्होंने जर्मन में होम्योपैथी में पेटेंट करा दी। अब आपका जो टूल ऑफ डायग्नोस था वो हकीकत में सिमिलर क्यूरेटर था, वो उनका टूल ऑफ डायग्नोस हो गया। अब आपको नया डायग्नोस ढूंढ के देना, गवर्नमेंट वही बोली भाई ये तो तुम्हारा था बोले, मगर उनके नहीं पेटेंट हो गया, आप क्लेम नहीं करे, दावा नहीं करे। C.C. मैडी की कोई औलाद नहीं थी जो अपने बाप के रिसर्च पे क्लेम करने के वास्ते, इस वास्ते भी सदर लटकी है। ये फैक्ट है, जो सच्चाई है उसको बर्दाश्त करना भी सीख लो, ये है वैसा है, ये जो है ये है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्र अदा करो फिर भी इलेक्ट्रोहोमोपैथी को आज तक एक ऑब्जेक्शन नहीं करी, आज तक जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी को बैन नहीं करी, स्टॉप नहीं करी। कोर्ट से ऑर्डर है इलेक्ट्रोहोमोपैथी प्रैक्टिस करना, प्रमोट करना, एजुकेट करना। अच्छा, क्योंकि इसके रिजल्ट है CISR, इंडिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है जो मेडिसिन चेक करती है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोहोमोपैथी के मेडिसिन है जिसके अंदर उनको एक भी मिनरल या फिर दूसरा मेटल या केमिकल कभी भी डिटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए तो इसको टीचो। और सिर्फ इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेडिसिन में मॉइस्चर है। मॉइस्चर का मतलब ना पानी होता ना हवा होती, बीच की चीज होती। लाखों मॉइस्चर मिलके एक पानी का खतरा बनता है, तो मॉइस्चर है वो इफेक्ट कर रही है हमारे को, इससे रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, ये फैक्ट है। चलिए C5 की सर एक दो डाउट है, अभी एक इन्फेक्शन है सर, एलोपैथिक से अच्छी भी रहे तो कुछ भी रहने दो, आप देखे देखो किसी प्रैक्टिस विंड पाइप
ब्रोंकाइटिस ट्यूब उस पे काम करने वाली दवा है, इसमें आ रहा आगे बढ़। ठीक है, चलो C5 लिखो आप। जरा पीछे बैठे जो वाले में गुस्सा देगा, अटेंशन नहीं दे, बात ना कर ले। इधर आओ, इधर आके पहले हफ्ते में 1 घंटे की क्लास, उसमें भी अपनी पर्सनल डिस्कशन करो तो फायदा क्या क्लास। C5 लीवर, C5 स्किन glands, especially liver, venous system, वीनस, VENOUS, venous system, rheumatic indisposition, क्या सर? rheumatic indisposition, ल्यूमेटिक, rheumatic, एल RHEUMATIC, rheumatic, रोमैटिक, ये समझा था मैं फिर, ये पहले लिख लो तो सही। indisposition, 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 indisposition of muscles and joints, indisposition of muscles and joints, corresponding with S5, corresponding with S5, S5. S5, full stop. It is specially appropriate, it is specially appropriate, spelling बोलो, APPROPRIATE, for combination with other remedies, for combination with other remedies like C11 and P6, C11 comma P6 etc. P6, जबकि P6 और C11 इलेक्ट्रोमोबिलिटी की रेमेडी थी, कॉम्बिनेशन दो रेमेडियों का है। ठीक है, और इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज, एक्सटर्नल यूज, C5 जब भी दे रहे, मैं अभी ये कॉम्पोजिशन लिखा था आपको, A2C5 S5 और C5 कभी भी मिला के देना, एक्सटर्नल भी दे सकते, इंटरनल भी दे सकते, फीवर के लिए दे सकते। फीवर के लिए देना है तो उसमें F1 ऐड कर, फेब्रिफिक, अगर फीवर है तो नहीं, पेन है तो ये देना। लिम्फेटिक सिस्टम एक रेमेडी है, A2C5 S5 L1 BEG, ये जनरल रेमेडी है, किसी को भी दे सकते हैं आप, एक्सटर्नल भी दे सकते हैं, इंटरनल भी दे सकते हैं। और ये रेमेडी का इतने इफेक्ट है, मेरी पर्सनल प्रैक्टिस के अंदर बोल रहा हूँ मैं। इसके 50 ड्रॉप जो है, कोई लोग गर्म पानी नहाते, हीटर लगा के बकेट में डाल दे के नहाने से इतना बड़ा फर्क होता है, सोच भी नहीं सकते। और A2C5 S5 L1 डेली एक्स्ट्रा बात के लिए देते, बात कंप्रेस के लिए देते। कंप्रेस किसको बोलते हैं? एक्सटर्नल एप्लीकेशन है कंप्रेस। एक्सटर्नल एप्लीकेशन या टिश्यू पेपर या सॉफ्ट नॉर्मल में कपड़ा रख के ये ड्रॉप डाल के कच्चा करके इसको ड्राई होने तक रखना, पोर्ट से अंदर दवा एब्जॉर्ब होती है, पेन कम होता है, पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी दवा है। ठीक है, C5 S5 होते हैं, आप लोग क्या बोले थे? S5 C5 में लीवर आया था, देखो आया सर, स्पेशली फॉर लीवर, स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन, स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियास, ये 5 चीज़ें हैं, 5 ऑर्गन है, और बॉडी की स्लिप टोटल, ये C5 रेमेडी चीफ रेमेडी है। C ग्रुप की जैसा S5 चीफ है, ये चीफ रेमेडी है C ग्रुप, मल्टीपर्पज ले सकते। C6 रुकू साहब को 3 बजे बोला इसको, तब तक खजा दे, आज C ग्रुप कंप्लीट करा जाए। C6
urinary system. Including central action for kidney. Including central action for kidneys. Central action for kidneys. Action for kidneys. लिखिए kidneys and influencing mineral metabolism and influencing mineral metabolism. इन्फ्लुएंसिंग सर इन्फ्लुएंसिंग Influencing mineral metabolism. मेटाबॉलिज्म के बारे में कॉमन था उसके बाद में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मैं स्पेलिंग को तुम गलत मत लिखो ARTERIO SCLEROSIS आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ये किसको बोलते हैं मालूम? इलास्टिसिटी जो आर्टिस्ट की रहती है वो कम नहीं पैसेजेस ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस आयोटा में या मेन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर सन जैसा जम जाता वैसा कोलेस्ट्रॉल के जो है गुर्दे बन के पैक होना शुरू होती है ट्राइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड वो बड़ा मुश्किल है निकालना उसको सर्जरी भी नहीं कर सकते आपकी जो मेन आर्टरी है वो सुखड़े जाती है इलास्टिसिटी कम हो जाती फंक्शन ही खत्म हो जाता है ना अंदर उसका मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाता है जी तो प्लेग बोलते हैं उसको प्लेग के सरका लग जाता पूरा अंदर जख्म के सरका भी हो जाता रेडिश कलर आता ब्लड जमा हुआ इस वजह से हाँ? वो होने की वजह आपकी बॉडी एक्टिविटी फूड नहीं है तो कुदरत 3000 बीमारी हमारे अंदर है आपकी खुराक दवा दे रही 3000 बीमारी है जो बीमारी को हुक्म हुआ उन्हें आपको आगे जाहिर रहेगी नहीं तो उन लोग खामोश रहेंगे बीमारी कहीं बाहर से नहीं आती हकीकत देखे तो अंदर ही देखे अब उसका जवाब मेरे पास तो नहीं है किसी के पास नहीं सर वो जो आर्टरीज में कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो रहा है या फिर एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल विद हार्डनेस एक्सेस कोलेस्ट्रॉल तो रहता है ब्लड में लेकिन हार्डनेस हो जाती है स्टोन जैसा फॉर्म हो जाता है जैसा किडनी स्टोन है स्टोन नहीं रहता वो भी कोलेस्ट्रॉल ही रहता हार्डनेस ले लेता गॉल ब्लैडर स्टोन है वो भी हार्डनेस ले लेते हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल ही रहता सही है। कोलेस्ट्रॉल में हार्डनेस हो जाता है स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की उसके बाद में स्टोन एंड गाउट स्टोन एंड गाउट GOUT गाउट गठिया मैं अभी आपको लिखाया है हाँ सर यूरिक एसिड RA फैक्टर बोल के रिपोर्ट कराना होता ह्यूमैटाइड आर्थराइटिस फैक्टर ठीक है RA फैक्टर गाउटी में सेगमेंटेशन की का भी रहता तो उसकी रेमेडी अभी लिखा है मैं आपको S6 C6 C17 राइट गाउट के लिए भी काम आते किडनी के ऊपर भी काम करते हैं जी सर ठीक है C6 हो गया अब उसके बाद में C10 एस्ट्रन रेमेडी किस पे काम करती बोला मैं इंटेस्टाइन ठीक है C10 लिखो नर्वस ट्रबल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैनाल large and small intestines
ग्रेट गट, GUT, गट, गट किसको बोलते हैं? वो सोलिंग आ जाना। इंटेस्टाइन्स को एक मेम्ब्रेन पकड़े हुआ रहता, पूरे उसके अंदर ही रहता, निकाले तो अलग एक चर्बी की परत था, वो उसको गट बोलते हैं। ऐसा वो रहता उसका फ्रेम रहता, इंटेस्टाइन्स पूरे उसमें रहते, खींच के निकालते रहते, अच्छा हाँ सर। उसको गट बोलते हैं। हाँ हाँ। और बीमारी उसमें ज़्यादा, उसमें फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, उसी से पेट का दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन उसी से होते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी उसी का फंक्शन खराब होने से होता है। तो क्या इंटेस्टाइन का मूवमेंट नहीं होता, गट इंटेस्टाइन इसमें लगे रहते हैं, खींच के निकालते हैं, उसको बोलते हैं फंगस। बहुत ज़्यादा रहता है, म्यूकस से भरा हुआ रहता है, ठीक है। large intestine and small intestine. Large and small intestine, great gut, GUT gut, liver and gallbladder, liver and gallbladder. C13 next. आपका नाम क्या है? Observe. अफजल, आपकी रेमेडी अब आप नीचे जो डॉट के आगे रेमेडी फॉर larynx, larynx and laryngeal glands, रेमेडी फॉर larynx, pharynx and laryngeal glands, उसके ग्लैंड्स आते larynx के ऊपर, उसके ग्लैंड्स के ऊपर काम करते। इसका मरारा भी करा तो काफी C13 से टॉन्सिल्स इन्फेक्शन, C13 मसोड़ों के अंदर से ब्लीडिंग होना, मसोड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होना, और थ्रोट, C13 बेस्ट रेमेडी। आप प्रैक्टिस में कभी देखे देखो किसी को, आप रिजल्ट के साथ आप कोई एलोपैथी टैबलेट ये 6 घंटे काम करेगी, बाद में फिर पेन रहेगा, इन्फेक्शन रहेगा, इससे निकल जाता है, आपको शिकायत ही नहीं आती है कम नहीं होगा। इवन आप इसको कैंसर पेशेंटों को भी दे सकते हैं, जो माउथ के कैंसर आते हैं, वही दवा है, माउथ लैरिंक्स पैरिंक्स, ट्रिशिया को क्या आता है, ट्रिशिया माउथ है क्या? ट्रिशिया है। उसके बाद में विंड पाइप फुट के नाल यहाँ तक कुत्तों पे काम करती है। एक्सटर्नल भी बना सकते एक्सटर्नल नहीं, एक्सटर्नल देने की एक्सटर्नल एक ही रेमेडी देना, कैंसर रहो, अल्सर रहो, ट्यूमर रहो, बॉडी पेन रहो, A2C5 S5 S1 DE। अगर GE अगर खून है तो नहीं देना है, तो और फाड़ के बाहर निकल देना, BE दे देना, रोक देती है, बिल्कुल फाड़ के बाहर निकालना, कोई डिजीज को, बैक्टीरिया को, फंगल को, ब्लड को, ट्यूमर है, एक्सटर्नल ट्यूमर है तो अगर फोड़ के निकाल देना है तो GE दे दो। खाली GE का एप्लीकेशन करे तो फूक के पूरा निकलना स्टार्ट होगा, लेकिन फिर उसको संभालने नहीं आया, देख के आप लोग को डर होता है ऐसा कर। कैंसर में होता है वो बड़ा पीस ब्लड का मसल्स का गिर जाता है, सेल्स का, अब आप खुद उसको कंट्रोल नहीं करें। अगर उतने क्रिटिकल केसेस आए तो कभी भी हैंडल नहीं कर सके तो प्रिफर कर देना, लेकिन याद लेके नहीं बैठना। 2-3 सिम्टम्स बताऊंगा मैं आपको ये स्टडी होने के बाद। वैसे पेशेंट आते, आप वैसे पेशेंट को 2 मिनट भी नहीं बैठना चाहिए, आप फौरन चले जाओगे। एक तो बीपी चेक करना, अबाउट 200 है तो ठीक है, दूसरा ये कान चेक करना और उनके सिम्टम देखना। अगर वो उनुकी में जा रहे हैं तो नहीं दिखा लेना, डेथ भी हो सकती है, आप कुछ करके ना कराके बाद में प्रॉब्लम में आती। ये 2-3 चीज़ों का हिंट दे दो, इतना सीरियस पहले तो लिख के लगा दो, अगर इमरजेंसी केसेस नॉट अलाउड बोल के लिख के लगा। आपका ना ऑक्सीजन है ना कुछ है ना क्या है, खाली बिठा के किसी का टाइम भी मत खराब करो, हो सकता है कहीं और जाने से हील हो जाए। इमरजेंसी केसेस कभी भी लीक करने की कोशिश मत करो, ठीक है। चलिए C15 बस इतनी ही है, यहाँ से यहाँ तक तो आंसर है। माउथ पे भी है। सर जैसा लाइकोमा वगैरह आ गया और उसको अगर GE का एप्लीकेशन करे तो बाहर आ जाए।
स्प्रे बना के दे दो, उसके अंदर RS रेक्टिफाइड स्प्रे जरा ज़्यादा डाल दो, उसके अंदर आप लोग के पास तो नहीं है एक्स्ट्रा रेमेडीज ये इसके अलावा A2C5 L1 अगर फंगल है A2C5 L1 अगर फंगल इन्फेक्शन है तो बर्मीफी को ऐड करना, बॉर्बन ऐड करना, नहीं है तो मत ऐड करो, खाली सेल्स का इन्फॉर्मेशन है तो इतना काफी है। चीफ रेमेडी फॉर सेल्स, चीफ रेमेडी फॉर ग्लैंड्स, चीफ रेमेडी फॉर लिम्फेटिक सिस्टम। A2 यहाँ से आपको मेडिसिन पहुँचाना है थ्रू आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। आप वो डाल के BE दे दो, कम करना है। G अगर बाहर तो खून है खोल के निकालना है तो G इन्फेक्शन को बाहर निकालता, B इन्फेक्शन को रोक के रखता। ब्लू रेक्टिस ऐसे ये C13 जो है ये माउथ अल्सर वगैरह के लिए भी आप जो आप उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन कोकोनट ऑयल में आप C13 मिक्स करके थोड़ा RS रेक्टिफाइड उसको डाल के गार्गलिंग करने के लिए जो आपको चेंजेस जभी मिले, इवन टंग भी फटी नहीं तो जुड़ जाता है। फर्स्ट एक्सेस भी आ जाते हैं, फर्स्ट फॉर्म एक्सेस आ जाते हैं, उसकी GE लगा दिए तो बाहर हो जाता, निकल जाता पूरा। क्या है विलेस्टर मार के उसको क्लियर कर देना। आप देखे उसको गरारा कराने लगाओ या खुली करने लगाओ, कोबरे के तेल के अंदर मिक्स करके देखो निकल जाता पूरा। जबान बाहर नहीं आना। अगर या किसी को मसोड़े में अगर पीप आ गया तो आराम से बनाना। चलिए C15 चलो लिख लो पहले। गैस्ट्रिक रेमेडी, गैस्ट्रिक रेमेडी, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम किसको बोलते हैं? स्टमक के ऊपर है पेरिटोनियल प्रीडिस्पोजिशन, प्रीडिस्पोजिशन टू रप्चर, प्रीडिस्पोजिशन टू रप्चर, ब्रैकेट में डाल दो। पेरिटोनियम के अंदर का मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है उससे सेल्स रप्चर भी हो सकते, यानी तो फिर मैं थोड़ी देर पहले बोला नाइट्रोजन भी फॉर्म हो सकता गर्मी से, हीट से। हाँ? अन्य डिफरेंट सब्जेक्ट होगा। पेरिटोनियम लेयर फटने से हर्निया ये बराबर होल पड़ जाता है, आपके इंटेस्टाइन बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। ये पूरा खड़ा करके पकड़ी है, ठीक है। इलास्टिक टिश्यू, elastic tissues of abdominal muscles, elastic tissues of abdominal muscles, ठीक है। ये लिखिए जल्दी लिखो। C17 आ रहे हो तो C17 15 और 17 हाँ 16 contraction of bladder, retention of urine, retention of urine, बस इतना लिख लो। नेक्स्ट क्लास में इसका ब्रीफ सी ग्रुप का समझाता हूँ। उसके बाद में बी ग्रुप और ए ग्रुप एक दिन में करना। उसके बाद में रेमेडीज कॉम्बिनेशन कैसा होता, चलती लंबी क्लास, एक डिजीज से एक डिजीज से होगा।